Hello, friends. So, I recently conducted a poll on LinkedIn asking my fellow engineers that when it comes to Java, what are the most nagging doubts they have, most challenging doubts they have, and basically the top percentage of votes went to synchronized and concurrency. So today I'm going to have a very small video, just an introductory video trying to give a sense of what is the synchronized keyword and why it is required and what to take care of while using it. So the first thing is that whenever uh, multiple threads, okay, are trying to change a data that is shared between the threads, then synchronized comes into the picture. नाउ इतना बोलने में ही मैंने आई थिंक काफ़ी टर्म्स का यूज़ कर लिया है, थ्रेड्स एंड साइमल्टेनियसली एंड शेयर्ड रिसोर्स. तो मैं इसको तोड़ूंगा एक एक करके फॉर यू. ओके, तो जैसे लेट्स से दिस इज़ अ जावा प्रोग्राम, राइट. एंड इसमें बेसिकली एक क्लास है, एक क्लास लिखा हुआ है. ये क्लास जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज़ जस्ट अ टाइप. तो मैंने जैसे यहाँ पे एक क्लास बनाया है जिसका नाम है यूट्यूब वीडियो. तो ये क्लास मैंने क्यों बनाया है कि ये एक ऑब्जेक्ट मैं बनाऊँगा जो एक पर्टिकुलर यूट्यूब वीडियो का मेटा डेटा रखेगा, उसके बारे में इंफॉर्मेशन रखेगा. फॉर एग्जांपल कि लेट्स से यूट्यूब की जो टीम है हर यूट्यूब वीडियो के बारे में क्या क्या डेटा रखती होगी कि कितने व्यूज़ उस पर अब तक हो गए हैं, कितने लाइक्स हुए हैं, कितने डिसलाइक्स हुए हैं, राइट. And like there could be more such information. It could be likes, there could be dislikes, right. And more such videos. There could be like what is the video URL, right. ये हो सकता है किसी फाइल स्टोरेज सर्विस में वो स्टोर करके रखते होंगे, तो उसका URL क्या है ताकि वो वीडियो वहाँ से रिट्रीव हो. ठीक है, इस तरह का बहुत सारा इन्फॉर्मेशन हो सकता है. एंड ये एक जावा का ऑब्जेक्ट हमने बनाया यूट्यूब वीडियो नाम का, जिसमें कि हम ये सारी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रखते हैं. अब आप इस सिचुएशन के बारे में सोचिए. तो एक यूट्यूब वीडियो जो है उसको एक टाइम पे कई सारे लोग देख रहे होंगे, राइट. कई लोग अलग अलग लोग देख रहे होंगे. तो अगर उसके व्यूज़ बढ़ाते जाने हैं हमें, तो अगर एक एक करके व्यूज़ बढ़ाएंगे तो उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा. क्योंकि मान लो एक वीडियो है जिसको एक टाइम पे 15, 20, 30 हज़ार लोग देख रहे हैं. ठीक है, लेट्स से कोई बहुत पॉपुलर वीडियो है एंड अगर वो 15, 20, 30 हज़ार लोग देख रहे हैं तो एक रिक्वेस्ट आएगी. हर जो कोई भी बंदा वीडियो देखना शुरू करता है तो उसके लिए एक रिक्वेस्ट आएगी, एक नई रिक्वेस्ट आएगी सर्वर को कि इसका व्यू बढ़ा दो 1 से, क्योंकि एक और बंदा देख रहा है, राइट. तो अगर 10,000 लोग देख रहे हैं तो 10,000 इंक्रीमेंट ऑपरेशन्स आएंगे. किसके लिए? ये जो व्यूज़ वेरिएबल है उसके लिए. अब रियलिटी में एक्चुअली ये सब जो डेटा है ये एक एक डेटाबेस में रहेगा, ये एक सर्वर में नहीं रहेगा, राइट. बट क्योंकि सर्वर में तो सर्वर को आप रिस्टार्ट करोगे तो डेटा लूज हो जाएगा. बट जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि एक सर्वर के अंदर एक लेट्स से यूट्यूब वीडियो नाम का ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उस यूट्यूब के लिए, और उसके इस वेरिएबल को कई सारी रिक्वेस्ट आ सकती हैं उसको बढ़ाने के लिए कि यार व्यूज़ बढ़ा दो, सिमिलरली लाइक्स बढ़ा दो, ऐसे इंक्रीमेंट ऑपरेशंस आ सकती हैं. तो मैं इस पर एक फंक्शन भी डिफाइन कर देता हूँ, प्राइवेट वॉइड इंक्रीमेंट व्यू. तो ये जो इंक्रीमेंट व्यू है ना, ये कुछ नहीं करेगा, ये व्यू को 1 से बढ़ा देगा. ठीक है, ये करेगा दिस डॉट व्यूज इक्वल टू व्यूज प्लस 1, और जस्ट यू कैन सिंपली जस्ट से दिस व्यूज प्लस प्लस, इतना करेगा ये. ठीक है, बट इसको बहुत सारे थ्रेड्स एक बार में कॉल कर रहे होंगे उस सर्वर पे, क्योंकि वो सर्वर कई थ्रेड्स को अगर अलाउ करता है एक बार में कॉल इनकमिंग कॉल ले सकता है, तो वो सारे थ्रेड्स कोशिश करेंगे. तो इसमें दिक्कत क्या आ सकती है? ठीक है, इसमें दिक्कत आ सकती है कि मान लो कि इनिशियली व्यूज़ की वैल्यू थी 0. ठीक है, फिर क्या हुआ, आपका थ्रेड 1 आया. ठीक है, थ्रेड 1 आया, उसने कहा कि मैं 0 to 1 करूँगा. ठीक है, फिर उसी टाइम पे आपका थ्रेड 2 आया, उसको क्या करना चाहिए, 1 का 2 कर देना चाहिए. ठीक है, और इसी तरीके से चलता रहेगा. थ्रेड 3 मान लो आएगा, वो करेगा 2 का 3.
तो ये तो तब होगा ना जब सीक्वेंस में आएंगे, थ्रेड 1 के बाद ही आएगा पक्के से थ्रेड 2, क्योंकि थ्रेड 1 आके 0 से 1 कर चुका होगा, फिर थ्रेड 2 आएगा, थ्रेड 2 जब आएगा तो उसको व्यूज़ की वैल्यू दिखेगी 1, वो 1 को एक और बढ़ा के 2 कर देगा, फिर उसके बाद आएगा थ्रेड 3 आएगा तो उसको दिखेगी 0, जो व्यूज़ है उसकी वैल्यू 2, तो वो उसको एक और से बढ़ा के 3 कर देगा। जब ऐसा होगा तो सही है, व्यूज़ की जो वैल्यू है 3 ही होनी चाहिए, क्योंकि 3 बार इंक्रीमेंट वाला कॉल होगा, 3 अलग अलग थ्रेड एक कॉल लेके आ रहे हैं इंक्रीमेंट व्यू का। बट ऐसा रियल वर्ल्ड में होता नहीं। आप चाहते हो कि आप ज़्यादा ये जो भी ऑपरेशंस हैं उसको पैरेलल में करो ताकि आप फास्ट कर पाओ, सीक्वेंस में करोगे तो बहुत स्लो हो जाएंगी चीज़ें। तो एक ही टाइम पे कई थ्रेड्स आ जाते हैं अपनी रिक्वेस्ट लेके। अब एक ही टाइम पे कई थ्रेड आएंगे तो दिक्कत क्या है कि ऐसा हो सकता है कि थ्रेड 1 ने तो वैल्यू रीड करी 0, अब वो 0 to 1 कर रहा है, उसी बीच में उसी पॉइंट में थ्रेड 2 आ गया, उसने भी वैल्यू पढ़ ली क्या 0, क्योंकि अभी थ्रेड 1 ने वैल्यू 0 का 1 किया नहीं है, थ्रेड 2 सेम टाइम पे आ गया, राइट। अब वो क्या करेगा, वो कहेगा मेरे को तो 0 मिली, मैं इसको 1 से बढ़ा के 1 कर दूंगा। तो क्या हुआ, थ्रेड 1 ने भी 0 का 1 किया और उसके बाद थ्रेड 2 ने भी तुरंत 0 का 1 ही कर दिया। तो क्या हुआ, जो एक्चुअली वैल्यू 2 होनी चाहिए थी वो क्या रह गई, सिर्फ 1। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन, इसको हम कहते हैं रेस कंडीशन हो गया। जो थ्रेड 2 को जो वैल्यू दिखनी चाहिए थी व्यूज़ की, उसको वो नहीं दिखी, उसको एक्चुअली 0 दिख गया। तो इसके लिए ही हम क्या करते हैं कि ऐसे जो भी अब शेयर्ड वेरिएबल्स होते हैं, जैसे आप समझ रहे हो व्यूज़ को मैंने एक शेयर्ड वेरिएबल कहा, किसके बीच शेयर हो रहा है, कई थ्रेड्स के बीच, ठीक है। तो ये थ्रेड्स जो है एक प्रोसेस, एक प्रोग्राम का पार्ट होते हैं। तो मैं आपको उस तरीके से ही बता रहा हूँ। तो ये व्यूज़ एक शेयर्ड वेरिएबल है एंड इसको मल्टीपल थ्रेड्स हो सकता है कोशिश कर रहे हो चेंज करने की एट द सेम टाइम। तो उस केस में, ठीक है, उस केस में ये व्यूज़ की वैल्यू को करेक्ट आए, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहते हैं यार भाई तुम पैरेलल में आ तो गए हो, लेकिन मैं तुमको व्यूज़ को बढ़ाने का मौका एक बार में एक ही थ्रेड को दूंगा। अभी इशू क्या हुआ था कि दोनों थ्रेड ने एक ही बार कोशिश करी, तो दोनों ने इनिशियल वैल्यू पढ़ ली इसकी 0 और दोनों ने 1 से बढ़ा के उसको 1 कर दिया, जबकि होना क्या चाहिए था कि एक ऑर्डर होना चाहिए था उनके बीच। अगर ऑर्डर होता तो एक थ्रेड आपका 0 to 1 करता, उसके बाद दूसरा थ्रेड 1 पढ़ता और वो 1 का 2 करता। तो ये इसको ही हम कहते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन। मैं ये कीवर्ड्स मेंशन कर रहा हूँ बिकॉज ये आप अक्सर सुनते रहते होंगे। तो ये इसकी इसी बात है म्यूचुअल एक्सक्लूजन, मतलब दोनों थ्रेड जो हैं जब उस वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, शेयर्ड वेरिएबल व्यूज़ को, तो एक दूसरे में एक्सक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ एक टाइम पे एक, तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। एक ही टाइम पे दोनों थ्रेड नहीं एक्ट कर पा रहे हैं उस शेयर्ड वेरिएबल के। अच्छा, अभी ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा हमें करना है, ठीक है, और उसी में हमें सिंक्रोनाइज कीवर्ड हेल्प करता है बेसिकली। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मुझे चाहिए, तो वो करेगा कैसे? तो बेसिकली तरीका कुछ नहीं है, तरीका है कि यार आप ना एक कहते हो लॉक चाहिए मेरे को, मतलब जो बंदा इस कोड को छुएगा ना व्यूज़ प्लस प्लस को, इसी को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन। क्रिटिकल सेक्शन उस कोड को कहते हैं जहाँ पे एक टाइम पे एक ही आदमी पहुँचना चाहिए। कई बार ये क्रिटिकल सेक्शन 5-6 लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है जहाँ पे कि ऐसे 3-4 शेयर्ड वेरिएबल्स को चेंज किए जा रहे हो। तो क्रिटिकल सेक्शन में पहुँचने से पहले किसी को लॉक एक्वायर करना पड़ेगा और उसको ख़त्म करने के बाद फिर वो लॉक छोड़ सकता है ताकि दूसरा बंदा एक्वायर कर पाए, राइट। तो दिस इज़ हाउ द थिंग्स शुड लुक। तभी आपका जो शेयर्ड ऑब्जेक्ट है जो मैनिपुलेट हो रहा है और उसी के जिन लाइंस पे वो मैनिपुलेट होता है उन लाइंस को हम कहते हैं क्रिटिकल सेक्शन, तभी उसकी वैल्यू कंसिस्टेंट आएगी, करेक्ट। तो ये इशू है। तो इसी के लिए हम लॉकिंग यूज़ करते हैं, ठीक है। अब जावा में 2 तरह के लॉक्स होते हैं। एक होता है इम्प्लिसिट लॉक, मतलब जो आपको दिखेगा नहीं लॉक के नाम से, और एक होता है एक्सप्लिसिट लॉक, ओके। तो जो इम्प्लिसिट लॉक्स होते हैं ना, उसका ही एग्जाम्पल है, क्या एग्जाम्पल है? आई थिंक यस यू कैन गेस इट। उसी का एग्जाम्पल है सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड। और एक्सप्लिसिट लॉक का एग्जाम्पल भी मैं बताता हूँ। एक्सप्लिसिट लॉक है जहाँ पर आप एक्चुअली डिफाइन करते हो। एक्सप्लिसिट होता है एक लॉक इंटरफेस होता है जावा यूटिल कॉन्करेंट पैकेज में, ओके, java.util. मैं आपको
यहाँ पे दिखा भी सकता हूँ। तो जैसे मैं लॉक करूँगा, ये देखो java.util.concurrent.logs, ठीक है, के अंदर एक लॉक इंटरफेस होता है। तो ये जो है ना, ये आपका एक्सप्लिसिट लॉक है। जब आप कहते हो एक्सप्लिसिट लॉक की बात करते हो तो इसमें आ जाता है आपका लॉक इंटरफेस, और लॉक इंटरफेस के बेसिकली कई टाइप्स हैं। तो सबसे इजी पड़ता है जब आपको लॉक अलग से डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है, तो इसलिए जावा ने आपको एक इजी तरीका दिया हुआ है सिंक्रोनाइज्ड का। अब सिंक्रोनाइज का जैसे मैंने बताया वो क्या करता है, वो लॉक लेता है, ठीक है। अब लॉक मतलब क्या है कि आप कह रहे हो कि मैंने किसी चीज़ पे लॉक ले लिया और ताकि कोई और ना ले पाए। तो लॉक जो है ना, उसी तरह की बात हो गई कि भाई आपने किसी चीज़ को लॉक कर दिया, राइट। तो आप जो है लॉक किसी ऑब्जेक्ट पे लेते हो, लॉक अपने आप नहीं ले लेते हो आप। मतलब आप कहते हो इस तरीके से कह लो कि मैंने एक पहला थ्रेड है, ठीक है, पहला थ्रेड एंटर हुआ, तो उसने कहा T1 took a lock on some object O1, ठीक है, then T1 entered critical section, ठीक है, जो आगे कोड है। इसी बीच T2 आ गया, T2 also wants to execute this function, वो भी करना चाहता है। फंक्शन कह लो, मेथड कह लो, जावा में फंक्शन को मेथड कहते हैं। बट क्या करेगा, T2 घुस नहीं पाएगा। क्यों? ये सोनू के T2 वाला T2 नहीं है, T2 थ्रेड है। T2 घुस क्यों नहीं पाएगा? क्योंकि T2 को ना लॉक एक्वायर करना पड़ेगा। तो ये हमने कोड, ये जो है ना, ये कोड है कि लॉक लेके आओ। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्वायर अ लॉक। ये पहली लाइन है इस कोड की, ठीक है। ये T2 जो है ना, T2 आएगा तो T2 कहेगा यार लॉक तो फ्री नहीं है यार, क्योंकि T1 ने लेके रखा हुआ है। T2 को लॉक मिलेगा नहीं। T2 क्या करेगा, T2 वेट करता रहेगा, T2 वेटिंग फॉर लॉक। तब तक में T1 ने एक्वायर कर रखा है, T1 अपना काम करेगा और फिर T1 आपको रिलीज कर देगा उसी लॉक को, जैसे रिलीज अ लॉक, ठीक है। दिस इज अ नॉर्मल वे जब भी आपको शेयर्ड रिसोर्स को मैनिपुलेट करना होता है। अब मैं आपको इसको सिंक्रोनाइज कीवर्ड के टर्म्स में बताता हूँ। सिंक्रोनाइज कीवर्ड भी क्या करेगा, वो लॉकिंग मैकेनिज्म है, तो वो लॉक लेगा किसी ना किसी चीज़ पे, राइट। तो अब क्वेश्चन ये है कि सिंक्रोनाइज जब आप लगाते हो तो कहाँ किस पे लॉक लेता है। तो मैं अब सिंक्रोनाइज लगाने के भी मल्टीपल तरीके हैं। मैं आपको इंक्रीमेंट व्यू है, ये तो मैं ना ऐसे ही छोड़ देता हूँ। इसको मैं इंक्रीमेंट व्यू के साथ लिखता हूँ नॉट थ्रेड सेफ। अब ये कंफ्यूजिंग होगा। तो ये जो थ्रेड सेफ्टी करते रहते हैं लोग, बोलते रहते हैं, दिमाग खा जाते हैं आपका। ये वही फंडा है कि दो थ्रेड अगर एक टाइम पे आ गए ना, और अगर शेयर्ड रिसोर्स की उन्होंने बजा दी लंका, तो कहते हैं थ्रेड सेफ नहीं है ये कोड। मतलब क्या कि भैया दो थ्रेड अगर एक टाइम पे आ गए तो ये कोड सेफ नहीं है, ये कोड बर्बाद हो जाएगा। कोड आप करते क्यों हो? कोड फाइनली आप करते हो कई बार कुछ डेटा चेंज करने के लिए, राइट, कुछ लॉजिक चेंज करने के लिए। तो यहाँ पे जो शेयर्ड रिसोर्सेज हैं, व्यूज़, लाइक्स, अगर एक टाइम पे दो थ्रेड आ गए तो ये शेयर्ड रिसोर्स की वैल्यू बर्बाद हो जाएगी। ये सही जो आनी चाहिए वो आएगी नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये कोड अभी थ्रेड सेफ नहीं है। इसी को थ्रेड सेफ बनाने का तरीका क्या है कि जो दो थ्रेड आएंगे एक टाइम पे, वो करेंगे क्या, कोई ना कोई फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे। आप उस फंक्शन को, उसमें आपने म्यूचुअल एक्सक्लूजन या लॉकिंग ऐड कर दी एक बार, तो ये होगा कि उस फंक्शन के अंदर ना एक बार में एक ही थ्रेड आ पाएगा। तो क्या हुआ कि वो वेरिएबल्स की वैल्यू सही से अपडेट होगी, ठीक है। तो आप कहोगे अब ये कोड हो गया है थ्रेड सेफ, राइट। तो लॉकिंग इज अ वे टू, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लॉकिंग इज अ वे टू मेक योर कोड थ्रेड सेफ। बट ये थ्रेड सेफ्टी का प्रॉब्लम आता ही तब है जब आपके पास शेयर्ड रिसोर्सेज है, मतलब ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कि थ्रेड्स मैनिपुलेट कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स एक टाइम पे। अब वो कोई दिक्कत नहीं, देखो जैसे ऐसे वेरिएबल वाली कोई बात ही नहीं है। अगर कोई भी वेरिएबल है ना आपके क्लास में जो कि पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मल्टीपल थ्रेड तो आ ही सकते हैं आपकी क्लास में उसको चेंज करने। तो अगर आपके फंक्शन में, अगर आपकी क्लास में ऐसे फंक्शंस हैं जो कि वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, जैसे देखो यहाँ पे व्यूज प्लस प्लस है, ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जो कुछ नहीं करता, जो गेटर्स होते हैं। एक गेटर है, गेटर कर रहा है भैया, कह रहा है गेट व्यूज दे दो। ये बेचारा क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये करेगा भैया रिटर्न व्यूज। तो ये बंदा क्या है ना, ये वाला फंक्शन जो है, ये फंक्शन हो अगर आपकी क्लास में सिर्फ, और ये वाला फंक्शन ना हो, तो थ्रेड सेफ्टी का चैलेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस वाली क्लास के अंदर एक ही फंक्शन है और वो फंक्शन कुछ वेरिएबल को चेंज नहीं कर रहा है, वो फंक्शन बेचारा सिर्फ जाके पढ़ रहा है। तो इसमें कितने भी थ्रेड एक टाइम पे भेज दो पढ़ने, कोई इशू नहीं है।
तो थ्रेड सेफ्टी का कंसर्न कब आएगा? व्हेन यू आर अपडेटिंग अ वेरिएबल इन द क्लास। ओके, ठीक है, जब अपडेट हो रहा है वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे व्यूज प्लस प्लस अपडेट हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे थ्रेड सेफ्टी का कंसर्न है, अदरवाइज नहीं आता। ठीक है, एक और चीज़ क्या है कि अगर मान लो ये फाइनल हो, अगर ये फाइनल हो, तो अभी देखो आप यहाँ पे रेड लाइन आ गई। रेड लाइन क्यों आई? क्योंकि जब भी आप किसी वेरिएबल को फाइनल डिक्लेयर करते हो तो मतलब है कि आपको उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं इसका कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर देता हूँ, अगर मैंने व्यूज़ को क्योंकि फाइनल बना दिया है तो अब तो मेरे को दिस डॉट व्यूज़ को यहीं पे डिफाइन करना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्योंकि ये फाइनल बना है, आप देखो यहाँ पे व्यूज़ प्लस प्लस अगेन रेड डॉटेड लाइन से कवर्ड है। वाई? बिकॉज एक फाइनल वेरिएबल को आप कंस्ट्रक्टर के बाद किसी भी फंक्शन में चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये फंक्शन तो कंपाइल ही नहीं होगा। तो अगर मैंने एक बार फाइनल बना दिया इसको, ठीक है, तो अब आप ये वाली क्लास देखो, आपने फाइनल बना दिया तो अब तो वेरिएबल चेंज कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, मैं इनको हटा देता हूँ अभी के लिए क्योंकि हम मोस्टली व्यूज़ के ऊपर बात कर रहे हैं। अब तो आप कोई ऐसा फंक्शन लिख ही नहीं सकते जो व्यूज़ को चेंज करे। तो अब तो ये क्लास ऑटोमेटिकली थ्रेड सेफ बन गई भैया, क्योंकि कोई थ्रेड, कितने भी थ्रेड एक टाइम पे बुला लो, ऐसा होगा ही नहीं सिचुएशन कभी कि रेस कंडीशन हो या फिर एक से ज़्यादा थ्रेड्स किसी भी डेटा को चेंज कर दें। क्यों? क्योंकि डेटा चेंजेबल बच्चा ही नहीं है, राइट। तो थ्रेड सेफ्टी का फंडा यही है। थ्रेड सेफ्टी में थ्रेड्स को सेफ्टी नहीं मिल रही, सेफ्टी डेटा की है। तो मैं आपको यही एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बता दूं कि थ्रेड सेफ्टी बेसिकली means shared data safety, right, when multiple threads try to manipulate that data at the same time. Cool. तो ये जो, अब मैं कमिंग बैक टू आवर इंक्रीमेंट वाला फंक्शन, ठीक है, अब व्यूज़ को मैं कंपाइल हटाने के लिए, इसको अगेन एरर हटाने के लिए इसको अगेन से म्यूटेबल बना देता हूँ। म्यूटेबल मतलब जिसको चेंज किया जा सकता है। जब आप एक वेरिएबल को फाइनल बना देते हो तो वो सिर्फ कंस्ट्रक्टर में एक बार सेट होगा, एक बार तो कोई वेरिएबल सेट हो गई है ना भाई, वेरिएबल बना ही क्यों रहे हो अगर उसको कभी भी सेट नहीं करोगे तो एक बार वो वेरिएबल सेट हो गया कंस्ट्रक्टर में, उसके बाद वो कभी चेंज ही नहीं हो रहा, तो आप कह देते हो कि ये इम्यूटेबल है। म्यूटेबल नहीं है, चेंजेबल नहीं है, राइट। तो अभी ये जो फंक्शन है इंक्रीमेंट व्यू, इट इज़ नॉट थ्रेड सेफ। क्यों? क्योंकि इसमें एक ही टाइम में कई थ्रेड्स आ जाएंगे, दो थ्रेड आ गए, दोनों ने 0 पढ़ा और दोनों ने 1 कर दिया, तो फाइनली वैल्यू रह गई 1 जबकि 2 होनी चाहिए थी। इसी को मैं कह रहा हूँ, मैं इसको थ्रेड सेफ बना देता हूँ। इसी फंक्शन में मैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐड कर देता हूँ। तो आई एम एडिंग म्यूचुअल एक्सक्लूजन टू इंक्रीमेंट ऑपरेशन यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड। अब सिंक्रोनाइज कीवर्ड आपको पता ही है, मैंने बताई, सिंक्रोनाइज कीवर्ड जो है, कीवर्ड इज व्हाट? इट इज अ इम्प्लिसिट लॉक। इम्प्लिसिट लॉक का ये मतलब है कि आप ये कीवर्ड जहां लिख दोगे ना, उसके बाद आपको अलग से लॉक इंटरफेस यूज करने की जरूरत नहीं है। बट जब भी आप लॉक बना रहे हो सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज करके भी, तो यार लॉक तो किसी ऑब्जेक्ट पे ही लोगे, राइट। तो वो ऑब्जेक्ट तो आपको या तो बताना पड़ेगा या फिर वो ऑलरेडी पता है कि क्या बनता है इस केस में, राइट। तो मैं आपको 2 एग्जांपल दिखाता हूँ सिंक्रोनाइज कीवर्ड के, जिससे कि इस फंक्शन में, इस तरह के फंक्शन में म्यूचुअल एक्सक्लूजन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको V1 बताता हूँ, वर्जन 1 ऑफ थिंग्स। वर्जन 1 तो ऐसा है कि भैया आपका एक फंक्शन हो सकता है, ठीक है, जिसमें कि इंक्रीमेंट व्यू, सॉरी 1 सेकेंड, जिसमें कि इंक्रीमेंट व्यू किया आपने, ठीक है। इसमें अब मल्टीपल फंक्शंस हो सकते हैं। लेट्स से आप पहले प्रिंट करने गए, वैसे तो ये प्रिंट सिस्टम आउटप्रिंटलन हम कभी यूज़ नहीं करते, वी यूज़ logging libraries, but just for the sake of this example I'm doing, you can say like enter this function, like, you know, enter function increment view, let's say। तो ये वाला लाइन को एग्जीक्यूट करने में ना कितने भी थ्रेड आ जाए एक पॉइंट पे, किसी को इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कोई डेटा चेंज नहीं कर रहा, ये सिर्फ कुछ प्रिंट कर रहा है। आप जब क्रिटिकल सेक्शन एंटर करो तब आपको कीवर्ड चाहिए। इसका एक तरीका है सिंक्रोनाइज कीवर्ड का। सिंक्रोनाइज देखो, आप अपने आप एक ब्रैकेट बन के आ गया। क्यों? ये ब्रैकेट क्या है? ये वही कह रहा है जो मैं कह रहा था आपको कि यार सिंक्रोनाइज्ड भी तो एक लॉक है। तो ये पूछ रहा है लॉक लोगे किस पे, ठीक है, ये पूछ रहा है लॉक लोगे किस पे। और आप लॉक एक बार लोगे ना तो उसके बाद आप
इस कोड के अंदर जाओगे, ये जो कोड है, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये क्रिटिकल सेक्शन बन जाएगा। बिकॉज क्यों बनेगा? बिकॉज यू हैव यूज सिंक्रोनाइज कीवर्ड विच इज अ लॉक। आपने मतलब इस वाला जो कोड है ना, इसको आपने कैद कर लिया है कि इसमें एक ही थ्रेड घुस पाएगा एक बार में। तो अब आपको डिफाइन करना है क्या लॉक, किस ऑब्जेक्ट पे लॉक लोगे, राइट? किसी ऑब्जेक्ट पे लेना होता है। तो इसके मल्टीपल तरीके हैं। एक तो तरीका है कि यहाँ पे एक लॉक ऑब्जेक्ट आप डिफाइन कर लो अपनी क्लास में, ठीक है? आप कहोगे यार ना मैं ना एक लॉक डिफाइन कर लेता हूँ, तो क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, तो आपको इसको अपने कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, राइट? तो कि भाई क्योंकि आप लॉक एक बना रहे हो, करेक्ट? तो आप कहते हो कि यार हाँ ठीक है, तो मैं ये एक रीएंट्रेंट लॉक इज अ टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। तो जैसे लॉक तो इंटरफेस है, राइट? तो इसकी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशन होंगे ना, जो क्लासेस होंगी जो इसको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा। तो ये एक इंटरफेस है, पब्लिक इंटरफेस लॉक। तो ये एक वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशंस। तो अब यहाँ पे सिंक्रोनाइज के अंदर मैं कह सकता हूँ यार ये लॉक ऑब्जेक्ट पे ले लो और फिर मेरे को जो करना है करने दो, ठीक है? तो मैंने सिंक्रोनाइज ले लिया इस पे, लॉक वाले ऑब्जेक्ट पे। अलग से मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया, लॉक ऑब्जेक्ट, उस पर ले लिया। इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं आपको लॉक पे ही लेना है। तो आप कुछ भी बना लो, ऑब्जेक्ट, इसका नाम दे दो ओबीजे, क्योंकि लॉक एक ऑब्जेक्ट पे लिया जाता है, ये सच्चाई है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उस ऑब्जेक्ट को एक लॉक ऑब्जेक्ट होना जरूरी नहीं है, आप किसी पे भी ले सकते हो। देखो ये भी काम करेगा, बढ़िया, ठीक है? आपने लॉक ले लिया। अब आपने लॉक ले लिया, अब आप वो कोड एग्जीक्यूट कर दो जो शेयर्ड डेटा पे काम कर रहा था। आप क्या कर रहे थे? व्यूज वाज योर शेयर्ड ऑब्जेक्ट। अब इसमें इंक्रीमेंट कर रहे थे। ये वाला जो कोड है ना, ये कोड म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे रहा है। यहाँ पे आपने सिंक्रोनाइज कीवर्ड ऐड कर लिया और यहाँ पे आपकी लाइफ इजी हो गई। अब मैं अगर ये वाला फंक्शन हटा दूँ ना, ताकि कोई थ्रेड इसको कॉल ना कर पाए, राइट? तो क्या होगा कि आपकी क्लास जो है, अब पहली बात तो उसको पब्लिक कर देते हैं, बिकॉज वैसे ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, पब्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं, पब्लिक करने की ज़रूरत है क्योंकि बाहर से कोई और क्लास के अंदर ये YouTube वीडियो डॉट इंक्रीमेंट व्यू कॉल हो रहा होगा, तो ये फंक्शन की विजिबिलिटी पब्लिक होनी चाहिए, ठीक है? अब ये जो है ना क्लास, अब आप कह सकते हो ये थ्रेड सेव है। क्यों? क्योंकि इसमें एक फंक्शन तो है, चलो, जो कि डेटा मैनिपुलेट करता है, बट वो फंक्शन अब हमने म्यूचुअल एक्सक्लूजन डाल दिया। कितने भी थ्रेड आ जाए, वो हर थ्रेड सही वैल्यू पढ़ेगा इस वेरिएबल की और सही वैल्यू अपडेट भी करेगा। तो ये पहला तरीका है सिंक्रोनाइज कीवर्ड का यूज़। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये एग्जांपल भी सिंक्रोनाइज्ड ही यूज़ करेगा। तो क्या ना, ये जो कीवर्ड है, ये लॉकिंग कीवर्ड है, इसको कई अलग अलग जगहों पे यूज़ किया जा सकता है। मैं दूसरा तरीका दिखा रहा हूँ जो आई थिंक ज़्यादा कॉमन है, जो आपने देखा होगा ज़्यादा, राइट? तो वो है कि फंक्शन की डेफिनेशन में ही यूज़ कर लेते हैं लोग। तो ये रेड आ गया क्योंकि मैंने सेम एग्जैक्टली नाम यूज़ कर लिया है, राइट? तो इंक्रीमेंट व्यू, आई जस्ट पुट दिस एज सिंक हियर ताकि थोड़ा सा नेम डिफरेंट हो जाए। अब क्या है ना, आपने यहाँ पे सिंक्रोनाइज डाल दिया, तो जो हमने पहले सिंक्रोनाइज्ड एक ऑब्जेक्ट पे किया था, अब ज़रूरत नहीं है। अब आप सीधे लिख दो, तब भी ये सिंक्रोनाइज्ड है, ये फंक्शन तब भी म्यूचुअल एक्सक्लूजन रखेगा। तो यहाँ पे एक छोटी सी इंसाइट है जो मैं आपको देना चाह रहा था अभी, वो ये है कि यार ऐसा तो नहीं होगा कि भाई जब मैंने यहाँ पे सिंक्रोनाइज कीवर्ड यूज़ किया और मैंने, क्योंकि आपको बताया था कि सिंक्रोनाइज एक लॉक है, एक इम्प्लिसिट लॉक है, तो यहाँ पे तो इसको ऑब्जेक्ट पे या लॉक लेना पड़ा। तो यहाँ पे आपने सीधे सीधे लिख दिया है, तो क्या हुआ? यहाँ पे ज़रूरत क्यों नहीं पड़ी ये बताने की कि लॉक किस पे लिया है? तो यहाँ पे इसलिए ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ये जो डेफिनेशन है ना, इस तरह की डेफिनेशन जहाँ पे आप फंक्शन कॉल में ही सिंक्रोनाइज उसको लेबल कर देते हो, दिस मीन्स कि ये वाला जो है ना, जब ये फंक्शन में थ्रेड बन जाएगा तो ये सिंक्रोनाइज्ड कीवर्ड ये लॉक लेगा इस ऑब्जेक्ट पे। यूट्यूब क्लास का कोई ऑब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर ये फंक्शंस कॉल हो रहे होंगे, राइट? है ना? आपकी जब ये पूरा प्रोसेस चल रहा होगा तो ऑब्जेक्ट बना होगा, ये आपके मेन ऑब्जेक्ट पे ही ले लेता है लॉक। यहाँ पे तो इस सिंक्रोनाइज कीवर्ड ने एक छोटे मोटे ऑब्जेक्ट पे लिया था। ये वाला जो है दिस गाय, जब आप इस तरीके से फंक्शन डिफाइन करते हो, इट टेक्स अ लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। और इसका एक और फॉलोअप इनसाइट है जो आपको अब समझ आएगा। नेट से मैंने एक और सिंक्रोनाइज फंक्शन डिफाइन कर रखा है जो कि इंक्रीमेंट लाइक्स करता है, ठीक है? तो विच इज लाइक्स प्लस प्लस, लाइक्स
मैंने डिलीट कर दिया था, मैं एक बार इसको बना देता हूँ। लाइक्स को अपन इनिशियलाइज कर देते हैं। आपको पता है अब क्या होगा? मान लो कि थ्रेड 1 T0 की बात कर रहा हूँ, टाइम 0, थ्रेड 1 tries to call increment view, ठीक है, increment view sync, और सेम T0 पे अगर कोई थ्रेड 2 आ गया ना जो tries to call increment likes, तो क्या होगा? ये दोनों फंक्शन में सिंक्रोनाइज्ड फंक्शन डेफिनेशन में ऐड हो गया है। तो आप वैसे तो कहोगे यार मैं जा रहा था व्यूज़ को इंक्रीज करने, तो T1 जब गया व्यूज़ को इंक्रीज करने इस फंक्शन में, अगर कोई और थ्रेड नहीं आया है इस फंक्शन को कॉल करके व्यूज़ को इंक्रीज करने, तो कोई इशू नहीं है, T1 घुस जाना चाहिए, राइट, क्योंकि कोई इशू ही नहीं है। बट आप कहोगे आइडियली क्या होना चाहिए कि यार एक थ्रेड आके इंक्रीज कर दे व्यूज़ को, साथ के साथ दूसरा थ्रेड लाइक्स को कर दे, क्योंकि व्यूज़ और लाइक्स तो अलग अलग वेरिएबल है, इनका आपस में कोई लेना देना ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हम अलग अलग आके कर लो। बट वो नहीं हो पाएगा। T1 and T2 will not able to enter respective functions at same time, नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? आई गेस आप गेस कर लिए होगे, क्योंकि T1 takes a lock on YouTube object, ठीक है, जो YouTube ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, let's call it OBJ, let's call it YouTube 1 और YouTube कह लो उसको। तो क्या हुआ कि जब T2 जाएगा लाइक्स वाले को इंक्रीमेंट करने, तो ऑल्दो लेना देना कुछ नहीं है व्यूज़ का, लेकिन T2 नाउ ऑल्सो नीड्स टू एक्वायर लॉक ऑन YouTube ऑब्जेक्ट। क्यों भाई? क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको सीधे सीधे जाके सिंक्रोनाइज कीवर्ड लगा दिए भाई दोनों फंक्शन के आगे। तो क्या हो गया कि ये क्या कहता है, इसका भी वही मतलब है कि दिस गाय विल ऑल्सो टेक अ लॉक ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दिस गाय विल ऑल्सो टेक अ लॉक ऑन द सेम ऑब्जेक्ट, ठीक है भाई। तो इससे क्या हुआ, आपकी प्रोसेसिंग इनएफिशिएंट हो गई। जब आपने सीधे सीधे सिंक्रोनाइज कीवर्ड आप लगा देते हो एक ही क्लास के सारे फंक्शंस के ऊपर, तो क्या हो जाता है कि दो ऐसे फंक्शन जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, वो भी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं, वो भी पैरेलल में एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं। थ्रेड्स मल्टीपल लगाने का बेसिकली फ़ायदा, एडवांटेज जो आप लेने की कोशिश करते हो, यही कहते हो कि जो चीज़ें रिलेटेड नहीं है आपस में, वो पैरेलली एग्जीक्यूट हो पाए। तो क्या है, इफ़ यू आर यूजिंग सिंक्रोनाइज कीवर्ड्स, synchronize at function level, you are reducing performance of updates for that class, right? तो इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है और कैसे अच्छा किया जा सकता है वो मैं बाद में बताऊंगा। बट जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें अगर मैं आपसे सिंपली कहूँ कि कैसे आप इसको बेटर कर सकते थे, तो ये था कि जैसे हमने पहला वर्जन यूज़ किया जिसमें हम किसी OBJ 1 पे हमने सिंक्रोनाइज कीवर्ड लिया था, तो उसमें आप सिंपली ये कर सकते हो कि जब आप इंक्रीमेंट लाइक्स करो तो आप दूसरे किसी वेरिएबल पे ले लो, राइट, आप किसी OBJ 2 पे ले लो। तो अब क्या है कि जब भी लाइक्स अपडेट होने जाएंगे ना, तो OBJ 1 एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, तो लाइक्स और व्यूज़ भी एक ही टाइम पे आराम से हो जाएंगे अपडेट, राइट। तो आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस ला पा रहे हो, एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हो अपने कोड से, अपनी क्लास से। कूल। सो दिस इज़ बेसिकली अ बेसिक ओवरव्यू ऑफ सिंक्रोनाइज कीवर्ड। आई होप दैट आपको कुछ लाइक यूज़फुल लगा ये वीडियो, एंड आपको कुछ फ़ायदा हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड आप अपने फीडबैक मुझे दें, इससे मैं अपना कंटेंट को या फिर एक्सप्लेनेशन को थोड़ा और इम्प्रूव कर सकता हूँ, थोड़ा और इन डीप बना सकता हूँ। ओके, थैंक्स अ लॉट।